हाँ, तो आज अपना ये 8वां कैप्सूल होगा जो वितान का सेकंड कैप्सूल है। ठीक है, वितान में 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके। 12 नंबर की वितान है, वो अपन जान ही चुके ब्लूप्रिंट में कल वाले में। और इसमें ये जो अपनी कैप्सूल सीरीज उसका ये पार्ट 8वां होगा शायद। और जूझ चैप्टर जो अपना वितान का आनंद यादव के द्वारा लिखा गया है। आनंद यादव एक मराठी मतलब राइटर है और बहुत ही गजब का चैप्टर है, बहुत शानदार है। इसमें आप ये देखोगे, इस जूझ का मतलब होता है ना कि जूझना, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करना। इसमें क्या होगा कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता है। एक आप हो जो इतना मटेरियल अवेलेबल करवाने के बाद ही पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन ये पढ़ना चाहता है। लेकिन इसके दादा जो हैं पुरानी सोच के आदमी, वो पढ़ाना नहीं चाहते और वो घर का और खेती का काम उसे करवाना ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, और उसे बहुत परेशान करते हैं। सुबह शाम उसको भैंस चराने का ऐसा कुछ खेत में काम देते हैं कि तो ये करेगा। छोटा सा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, तड़पता है और फाइनली स्कूल जाता भी है। शुरू में मन करता है, लेकिन स्कूल में जाने ही उसको थोड़ा सा शुरू में उसको चिढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी उम्र का हो गया, हो थोड़ा बड़ा हो गया, घर वालों ने पहले स्कूल डाला नहीं, अब थोड़ा समझदार हो स्कूल जाना चाहता है। तो बाकी जो सहपाठी हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा शर्माता है भी, स्कूल नहीं जाता। फिर फाइनली थोड़े दिन बाद उसका स्कूल में मन लग जाता है, क्योंकि पहले शुरू में उसकी मैथ्स बहुत वीक थी। तो मैथ्स वीक थी इसलिए हर कोई समझता था, एक तो बड़ा था और मैथ्स वीक थी। ठीक है, फिर एक दोस्ती हो जाती है उसे किसी लड़के से, एक दोस्ती हो जाती है जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको मैथ्स सिखा देता है और वो मैथ्स सीख जाता है। फिर टीचर भी उसकी थोड़ी मतलब प्रशंसा कर देते हैं, फिर उसका स्कूल से मन लग जाता है, स्कूल जाना चाहता है। फिर दादाजी का रोड अटक जाता है, दादाजी भी रोज़ उसको परेशान करते थे। एक बहुत ही शानदार जूझता है एक बच्चा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी जूझ रख दिया है। बहुत शानदार चैप्टर है। अब हम देखते हैं, पहले इसका पार्ट सार देखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर का पार्ट सार मैं इसलिए ले रहा हूँ, अगर पार्ट सार याद हो गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो देखो कि मराठी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं डॉक्टर आनंद यादव। इनके बहुचर्चित एवं बहुप्रकाशित उपन्यास जूझ का एक अंश हमारी पूर्व का मतलब है हमारी दूसरी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम वितान है, उसमें संकलित किया गया है। ये हमारी मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर के देखे और भोगे हुए यथार्थ की जीवन गाथा है। मतलब एक खुद ही है जिन्होंने इस मराठी ग्रामीण जीवन को जिया है इसने। मराठी मतलब अपना साउथ साइड, ठीक है, तो वहाँ मराठी जीवन यापन किया इसने। एक बच्चा है जिसने परेशानी देखी भी है, खुद ने भोगी भी है। ठीक है, तो प्रस्तुत अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए हुए एक किशोर की छटपटाहट का मनस्पर्शी चित्रण किया गया है। क्या कि एक किशोर है, उसका मन, पाठशाला का मतलब है स्कूल जाना चाहता है, उसके लिए तड़पता है, लेकिन वह दादा के डर के कारण पढ़ने की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता था। दादाजी का हुक्म बस, तो मन बहुत है पढ़ने के लिए, दादाजी के सामने कह नहीं पाता कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, वह किशोर समझता था कि जन्म भर खेती का कार्य करने पर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि पढ़ जाएगा तो कहीं नौकरी करके 4 पैसे कमा सकेगा और अपना जो अना बिठवा की तरह, ठीक है, कुछ धंधा कारोबार कर सके। ये शायद कुछ नाम ऐसे आ गया होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ ऐसा मान लो कोई और को भी सक्सेस पर्सन उसकी तरह कुछ धंधा कर पाएगा। उसका दादा दिवाली बीत जाने पर महीना भर तक ईख पेरने और कोलू चलाया करता था। ये जानते हो ईख पेरना और कोलू चलाना, ये गन्ना जो होता है ना, उस गन्ने में जो ये बैलून से जो निकाला जाता है, पीस के जो रस निकाला जाता है, वैसे वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईख पेरना। ठीक है, वो कोलू चलाया करता था। ये अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए वह जरा जल्दी ही कोलू शुरू कर देता है इसका दादा, कि जल्दी से अपने तो कोलू पिरो, मतलब कोलू चलाओ, जल्दी से गन्ना है उसको रस निकालो, बेचो जल्दी से गुड़ बना के। ठीक है, तो उसके दादा का विचार था कि जल्दी कोलू शुरू करने से गुड़ जल्दी बाजार में पहुंच जाएगा तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। गुड़ की बहुतायत होने पर भाव नीचे उतर जाएंगे। अन्य किसान देर से ईख इसलिए पेरते थे क्योंकि तब ईख का मतलब गन्ने का एकदम रस जो है, पूरा ईख का रस पानी सूख जाने से गाढ़ा निकलता था। मतलब ये इसके दादाजी की लालचीपन बता रहा है वो। इसके दादाजी बहुत जल्दी कोलू निकालते, जल्दी निकालो। और ऐसा नहीं, मार्केट में बाकी जो अपना लोग गेहूँ गुड़ लेके आएंगे उससे पहले ही अपने ईख निकाल के और जल्दी से कोलू चला के अपना गुड़ बेच दो मार्केट में, ताकि रेटें अच्छी रहे। ये तो होता ही है खैर कि सब एक साथ जब माल आता है तो डाउन कर देते रेटें, तो वो इसलिए दादा भी कहता था कि रेटें डाउन हो जाएगी, इससे पहले बेच दो अपने तो। और बाकी किसान क्या करते थे कि अच्छे से एक बार पक जाए, प्रॉपर थोड़ा सूख जाए तो अच्छा रस, गाढ़ा रस बनेगा, तो डायरेक्ट गन्ना निकाल लेंगे। तो ये सब भी बातें होती थी। फिर अतः गुड़ ज़्यादा बनता था उनके, किनके जो लेट से निकालते उनके गुड़ ज़्यादा बनता था। काम जल्दी खत्म हो जाने के कारण अब वह खाली हो गया था, अब फ्री हो गया दादा और उनके परिवार में।
अवसर पाकर, तो ये किसकी बात है, ये कोल्हू चलाने का काम वो लड़का ही करता था ठीक है। अब काम हो गया कंप्लीट, तो अब लड़का हो गया फ्री, खाली हो गया था। तो अवसर पाकर, अवसर का मतलब अब भाई फ्री बैठे हैं, तो लड़के ने कहा कि माँ से अपने मन की बात कही कि माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, अभी वैसे भी देखो काम है नहीं, कोल्हू चलाने का काम दादा देते थे वो मैंने कर दिया। दादा के डर के कारण माता भी उसके दादा से पढ़ने की बात नहीं कर सकती। पहले के ज़माने की बातें, आजकल तो कौन डरती है आपको बताइए। उस किशोर ने अपनी माता को एक तरकीब बताई ठीक है। वह दत्ताजी राव सरकार से उसके पढ़ने की बात कहें, ऐसा कहा था ठीक है। रात को माँ और बेटा दोनों दत्ताजी राव देसाई के पास गए। दीवार के सहारे बैठकर माँ ने दत्ताजी को सारी बात समझा दी, क्योंकि दत्ताजी थोड़े बड़े हैं, है ना। एक पर्दा मान लीजिए, दीवार बीच में आगे, दीवार के सारे बैठे बैठे वो लेडीज बोल रही है। हालांकि ऐसा बोल मान लो, ये तो अपने गाँव में भी होता है ना कि बस घूंघट लगा के बोल दिया तो बस घूंघट तो है ही ना, फिर बात कर लो, चाहे वो सिस्टम है। तो दत्ताजी राव ने भी ऐसा ही कहा, जो उनके साथ में दत्ताजी राव के मतलब लड़के की माँ गई थी दत्ताजी राव से बात करने के लिए, तो दीवार के साथ इधर बैठ गई, लड़का और वो वहाँ बैठ गए और पूरी बात बता दी कि ये बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, इसके दादाजी को पढ़ने नहीं देते हैं, आप कुछ कृपा करके हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, इस बच्चे को स्कूल डलवा दो, दादाजी को आप मना सकते हो, हमसे नहीं मानेंगे ठीक है। तो वे इस बात से सहमत हो गए, ठीक है फिर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करता हूँ डोकरे से। तो माँ ने दादा के बारे में ये भी बता दिया कि वह सारे दिन बाजार में, अब अच्छा सुनो, ये रखमाबाई के पास बिता देता है, खेती के कार्य में हाथ नहीं बटाता, रखमाबाई के पास जाता था डोगरा ठीक है, पूरा दिन वहाँ बिता देता, काम नहीं करेगा, हुक्म बस अपना आदेश जारी करता है और इन बच्चों से काम करवाता। डोगरा बड़ा खतरनाक है, खेती काम में हाथ नहीं बटाता, सिर्फ वह सारे दिन गाँव में आज़ादी से घूमता रहे, इसलिए वह बेटे को पाठशाला पढ़ने नहीं भेजता कि बेटा घर में रहेगा तो ये काम करेगा, छोटा मोटा गाय भैंस चरा लेगा, बस मैं आराम से घूमता रहूँ। दिन रात खेती में जोते रखता है। सुनते ही देसाई चिढ़ गए और दादा को रात में ही उनके पास भेजने को कहा कि रुको अभी 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 कहो, अभी दादा को आप जाते ही मेरे पास भेजो, जाते ही दादा को मेरे पास भेजो बोले ठीक है। साथ ही ये भी कहा कि दादा के देसाई के पास पहुंचने के कुछ समय बाद ही वे स्वयं वहां पहुंच जाएं और दत्ताजी जो भी पूछे उसका सही सही उत्तर भी वे देवें ठीक है। अब लेखक का दादा रात को देसाई के पास चला गया। आधे घंटे बाद वे स्वयं भी वहां पहुंच गया। दत्ताजी ने लेखक से पूछा, कौन सी में पढ़ता है रे तू? ये बात वो लेखक जो है ना हुआ क्या भाई, वो लड़का और उसकी माँ दत्ताजी के पास आ चुके थे। दत्ताजी ने कहा कि जाओ फटाफट अपने दादा को भेजो। घर जाके दादा को भेज दिया दत्ताजी के पास। अब दत्ताजी के पास दादा आ गया ठीक है। दादा जैसे ही पहुंचे दत्ताजी के पास में, थोड़ी देर में जो लड़का है जो लेखक है यादव, वो खुद ही पढ़ना चाह रहा था, वो तुरंत वो भी वहीं आ गया। आते ही उसको सामने खड़ा किया और दत्ताजी ने पूछा दादा के सामने, बता रहे कौन सी क्लास में कौन सी पढ़ता है तू? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में पढ़ता था, पर दादा ने खेतों में पानी लगाने के लिए पाठशाला जाने से रोक दिया। दत्ताजी के पूछने पर लेखक के दादा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ बात तो सही है, लड़का सही कह रहा है, मैंने इसको रोक लिया ठीक है। इस पर दत्ताजी नाराज हो गए, तूने क्यों रोका भाई, आपको नहीं रोकना चाहिए था। दिन भर मौज मस्ती करते फिरते हो और अपनी पत्नी और बेटों को कार्य में जोत देते हो, काम करवाते हो उनसे, इनका जीवन खराब मत करो। दत्ताजी ने लेखक को कल से पाठशाला जाने का आदेश दिया। दादा के पाठशाला न भेजने पर दत्ताजी ने अपने पास आने को कहा, अगर दादा अगर तेरे को नहीं भेजते हैं स्कूल तो मेरे पास आ जाना। दादा ने दत्ताजी की बात का विरोध तो नहीं किया क्योंकि वो बड़ा आदमी था, लेकिन लेखक पर आरोप लगाया कि वह पाठशाला नहीं जाकर जुआ खेलता है। झूठे ऐसे कह दिया कि पाठशाला नहीं जाएगा साहब, ये जुआ खेलता है, तो फालतू आप भेज रहे हो उसको। सिनेमा देखता है, ये मूवी देखता है, काम में ध्यान नहीं देता, ये बंक मार लेता है, बीच में आके मूवी देखता है ना। ये सब इस तरह के झूठे आरोप लगाकर अपने आप को सही सिद्ध करना चाहा दादा ने। परंतु दत्ताजी के पूछने पर लेखक ने स्पष्ट किया कि वह कभी फेल नहीं हुआ, वह हमेशा पढ़ता रहता है। अंत में लेखक का मतलब वो लड़का जिसने चैप्टर लिखा है ठीक है ना, खुद ने, ये खुद ही है वो। लेखक कक्षा में पहुंच गया, खेती से छुटकारा मिल गया, वह फिर से 5वीं कक्षा में बैठाया गया। लेखक अब नए अजनबी, अब क्योंकि अब उसके साथ ही साल 2 साल आगे निकल गए, उसको वापस 5वीं क्लास में बैठाया। अब वो अजनबी दोस्त मिल गए उसको, उसके साथ में बैठा। तो उसके साथ के सभी बच्चे अगली कक्षा में जा चुके थे। वह कम उम्र के और कम अकल के बच्चों के साथ बैठने लगा। यद्यपि यह उसे अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं तो बड़ा हूँ और छोटों के साथ बैठना पड़ रहा है। कक्षा में वह बेंच के एक कोने पर बैठ गया। कक्षा के कुछ शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, और इतना बढ़ा दिया कि इसको ये वो आपको बताइए, वो तो उड़ाते ही हैं। उसका गमछा खींचकर मास्टर जी की क्योंकि वो थोड़ा देसी तरीके से आता था,
एकदम बड़ा गमछा हमचा पहन के शानदार देसी रिवाज में, ठीक है। तो बच्चे उसका गमछा खींच लेते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। और एक बार तो गमछा खींच कर मास्टर जी की मेज पर रख दिया ले जाके। खेल की छुट्टी में उसी लड़के ने उसकी धोती की लांग खोल दी। लांग धोती जानते हो ना, इस लपेट जो रखते हैं और ऐसा पूरा आगे पीछे डालते हैं, वो लांग होती है, उसको खोल दिया। वो खोल देंगे बाद में धोती 50% खुल जाती है, समझ गए। तो लांग खोल दी। तो इस प्रकार उसे परेशान करने लगे। उसका मन खिन्न हो गया, गुस्से में मतलब बेकार मन हो गया कि क्या मतलब है यार। और उसका मन पढ़ाई में उछटने लगा कि मतलब ऊबने लगा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा पढ़ाई, बेकार है काम। लेखक की माँ ने उसके कहने पर नई टोपी और चड्डी लाकर दी, जिन्हें पहनकर वह पाठशाला जाने लगा, ठीक है। ये चड्डी का मतलब वो निक्कर जैसा होता है, वैसी हिंदी में इसको ऐसी लैंग्वेज यूज करी गई है। वो पाठशाला जाने लगा। उसकी कक्षा में बसंत पाटिल, अब सुनो बसंत, अब यहाँ तक ठीक था कि उसको चलो पहनावा ठीक कर दिया उसकी मम्मा ने और वो स्कूल जाने लग गया, ठीक था। वापस थोड़ा पहनावे से भी ठीक हो गया। हालांकि उसका मन अभी पूरा लगा नहीं है ना। क्या पता ये सब शरारतें दादा करवा रहे हो, है ना, लेकिन दादा नहीं करवा रहे थे। खेल अपन ऐसे सोच सकते हैं। उसी कक्षा में अब क्या होगा, एक बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये जो मैंने बॉक्स बंद किया है ना, ये वसंत पाटिल या बसंत पाटिल नाम का एक लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। और यहाँ बस यहाँ उसके दिन अच्छे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे कि बसंत पाटिल नाम के एक तेज बुद्धि इंटेलिजेंट बच्चा, ये मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र से इनकी दोस्ती हो जाती है। आयु में हालांकि लेखक से कम है, इस बच्चे से कम है ये। उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया। आयु में कम होने पर, आयु में कम था इसलिए चला, या तो देखो बड़े को बनाते हैं या बिल्कुल छोटे को बनाते हैं या इंटेलिजेंट को बनाते हैं। हर तरह के, तो छोटे को तो नहीं बनाते सॉरी, या तो बड़ा हो या फिर इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट के तौर पे इसको उम्र में तो कम था लेकिन इसको मॉनिटर बना दिया। इसे देखकर लेखक का मन पढ़ाई में लग गया, है ना। वह वसंत पाटिल की तरह, मतलब वह सोचता था कि यार देख ये मॉनिटर बना है क्योंकि इंटेलिजेंट है, मैं भी कल को इंटेलिजेंट बनूंगा तो मैं भी मॉनिटर बन सकता हूँ, ठीक है। तो इसको देखकर उसका मन लग गया और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई में मन लगाने लगा। उन दोनों को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की कॉपी जांचने का काम दिया जाने लगा कि आप इंटेलिजेंट हो, आप इनकी कॉपी चेक भी करो, ठीक है। तो मास्टर जी प्रसन्न होकर उसको आनंद नाम से पुकारने भी लग गए। अब वही बात है ना, मैं आपको रोजाना कहता हूं कि कालियो बेटे धोलियाकन, ठीक है। तो रंग नहीं तो लखन तो ले ही लेवे, वो वाली बात है कि अगर कालिया धोले के पास बैठता है तो उसके रंग तो खैर नहीं ले सकता, वो तो भगवान की देन है, लेकिन उसके लखन ले सकता है। वही चीज़ ये हुई कि बसंत पाटिल के पास में जब ये लड़का बैठने लग गया तो इंटेलिजेंट तो होना ही था क्योंकि बसंत पाटिल इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो अब टीचर बहुत खुश हुए, उसका नाम रख दिया आनंद, उसका नाम भी आनंद रख दिया। तो ये बहुत ही गजब का पाठ सार है। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा, हाथों हाथ याद भी हो रहा होगा। लेखक की पाठशाला में अब आए साहब गुरुजी, मराठी अध्यापक थे सौंदल केकर। ये योग्य एवं गुणग्राही आदमी थे, व्यक्ति थे। वे कविता बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। बहुत ही सुरीला गला था। छंद की बढ़िया चाल और रसिकता के कारण उनकी कविता पढ़ाने के ढंग में एक आकर्षण था। मतलब बीच में छंद व्यंग्य करते थे, बहुत शानदार, बड़ा आकर्षण बना देते थे उस कहानी को, उस कविता को। उन्हें मराठी के साथ साथ अनेक भाषाएं लाइक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। मराठी के साथ में इंग्लिश कविताएं भी कंठस्थ थी, पोइट्री भी कंठस्थ थी। वे पहले एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर अभिनय के साथ कविता का भाव, अभिनय मतलब ऐसे एक्टिंग करते हुए भाव ग्रहण कराते तथा उस कविता के भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते उसी भाव से। लेखक सुबह शाम अपने खेत पर पानी लगाते अथवा ढोर का मतलब है गाय भैंस को बोला जाता है। ढोर चराते हुए अकेले में मास्टर जी के हाव भाव के अनुसार कविताओं को, अब सुनो, खुले गले से गाता था। अब जैसे ये मास्टर जी जो थे ना, इनका पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता था। ये जो मराठी भाषा के अंदर कविताएं सुनाते थे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी और मराठी में भी, तो इन और वो भी एक्टिंग कर करके हाथों से डांस कर करके, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी किनको, इस लेखक को, जिसका नाम अब आनंद हो गया है, ठीक है। इस आनंद को ये बहुत अच्छी लगती थी। फिर आनंद जब ढोर चलाता था, क्योंकि दादा उसको ये काम बताते भैंसरा, उसे परेशान करते थे रोज कि देखें कैसे होमवर्क करेगा, कैसे पढ़ेगा, देखें स्कूल जाने से थोड़ी पढ़ लेगा, परेशान करते रहते। वो ढोर चलाता, तो ढोर चराते हुए वो मास्टर जी जैसे कविता सुनाते ना, ये भी कविताएं गाता खुद अकेले में, और वैसे ही एक्टिंग कर करके खुले। अब वहाँ पर खेतों में वो कहने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो जिनको शर्म शंका भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई शर्म भी नहीं, अकेला ही आदमी है, खुले फुल तेज आवाज़ से, ठीक है। तो खुले गले से गाता एकदम तेज आवाज़ में, उनके जैसा अभिनय करता टीचर की तरह सेम टू सेम।
मास्टर जी की कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक को 2 शक्तियां प्राप्त हुई थी। ये ऐसे क्वेश्चन में, ये आपके क्वेश्चन भी है, तभी तो मैं कह रहा हूं पाठ का सारा ढंग से याद कर लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ वैसा फर्क पड़ेगा नहीं। 2 शक्तियां कौन सी? पहली तो पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए किसी के साथ गपशप करने पर हंसी मजाक करने की इच्छा होती थी, पहली तो। लेकिन अब अकेलापन अच्छा लगता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले जो क्या है आपको ही पता है कि जो भी गाय भैंस चराता है, आपने देखा भी होगा गाँव के अंदर कभी, वो हमेशा अकेले होते हैं। एक जना होता है गाय भैंस चराता है खेत के अंदर, वो सोचता है कि कोई आ जाए तो थोड़ी बातें गपशप कर लूँ तो मेरा दिन कट जाए। ऐसा इसके साथ में भी था, आनंद के साथ में वैसा ही था कि कोई आ जाए तो पहले गपशप कर लूँ। लेकिन अब वो स्कूल जाने लग गया और स्कूल जाने के बाद में गुरुजी की बातों का इतना प्रभाव हुआ, गुरुजी की कविताओं को इतना असर कर गई कि अब अकेलापन अच्छा लगता है कि कोई परेशान ना करे तो अच्छी अच्छी कविताएं गाऊं, मन से बना के गाऊं, इन खेतों को देखूं तो खेतों पर कविता बना दूं, गाय भैंसों पर कविता बना दूं। ठीक है, अब अकेलापन अच्छा लगता है। दूसरी, अकेले में ऊंचे सुर में गाना, अथवा अच्छा सुनो, ये तो अकेलापन हो गया। दूसरी क्या शक्ति थी कि अकेला रहूंगा तो ऊंचे सुर में गाऊंगा, कोई रोकेगा नहीं, साथ में होगा तो फिर थोड़ी शर्म आएगी। अभिनय करूंगा वो पॉसिबल है, ठीक है, ऊंचे सुर में गाना और अभिनय करना, एक्टिंग करना पॉसिबल है, आराम से करूंगा, कोई परेशानी आएगी, खुद को खुद ही करने वाला, रोजाना सुधार होता जाएगा। ठीक है, कविता पढ़ते पढ़ते थुई थुई करके नाचा भी जा सकता था। मास्टर जी अपनी कविताओं के साथ साथ अनेक कवियों से अपने संबंध के संस्मरण भी सुनाते थे कि मेरा उस कवि से भी मतलब रिश्ता है, उससे भी रिश्ता है, उन कवि भी मैंने उनके साथ में भी टाइम स्पेंड किया है, उनके भी। तो ऐसा ये बातें सुनता था कि वाह कितने महान आदमी है, इतनी अच्छी कविताएं तभी लिख पाते हैं। तो तभी तो ये बहुत बड़े जो आनंद नाम का लड़का है ना, ये जो दादाजी रोकते थे लड़के, वो लेखक है, ये लेखक तभी तो बड़ी बड़ी कविताएं लिखेगा, देखना। ठीक है, ढोर चराते हुए, तो अब आप बहाना नहीं कर सकते, ढोर चराते हुए, भैंस गाय चराते हुए कहाँ पहुंच कर देख सकते हैं। मास्टर जी को कविता करते देख लेखक को लगा कि कवि भी उसके जैसा ही हार्डमास का आदमी है ना, कि भाई एक मैं भी तो ऐसा ही हूं, ये मेरा हार्डमास का शरीर है, यही कवि के पास शरीर है यार, तो ये जब इतना काम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई, यही मेरे पास भी 2 आंखें, हाथ, सब शरीर होका हुआ हार्डमास है। ठीक है, लेखक को भी कविता करने की प्रेरणा मिली मास्टर जी से। ठीक है, तो मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उन्होंने कविता लिखी। मास्टर जी की दरवाजे पर एक बेल छाई हुई थी, ऐसा मान लो बेल नहीं होती कि बेलड़ी, उसके ऊपर कविता लिख दी उन्होंने। मतलब क्रिएटिविटी देखो, क्रिएटिविटी कहीं से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, वे दोनों चीजें लेखक ने देखी थी, अतः लगा कि उसके आसपास की चीजों पर वह भी कविता बना सकता है। स्वयं लेखक देखो, मास्टर जी दरवाजे पर मालती की बेल पर एक कविता लिखी थी, वे दोनों चीजें लेखक ने देखी थी कि कैसे मास्टर जी कैसे मतलब ये लिख लेते हैं, तो उन्होंने भी दिमाग में आई कि वह भी तो बना सकता है, वह भी तो खेतों में घूमता है, गाय भैंस देखता है, इतना एनवायरमेंट पर्यावरण देखता है, वो बना सकता है। लगा कि आसपास की चीजों पर वह भी कविता बना सकता है, ऐसा लेखक ने उस गुरुजी को देख के लगा। स्वयं लेखक के शब्दों में भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। लेखक अपने शब्दों में भैंस चराते चराते फसलों पर और जंगली फूलों पर तुकबंदी, मतलब ऐसा कुछ जुगाड़, जैसे हम बिठाते हैं ना कि जब अपन राइमिंग सेट करते हैं भाई, जैसे कोई, मैं आपको सुना होगा, मैं आपको जीके जब पढ़ाता हूँ मतलब कंपटीशन अपने दूसरे वाले एमवी क्लासेज वाले चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर मैं क्या लगभग सारी जीके ट्रिक्स बनाता हूँ। ट्रिक आपने देखा होगा, बहुत मजा आता है, वेरी फनी होती है। उसमें मैं पहले तुकबंदी सेट करता हूँ कि देखिए इसमें ये बैठ जाएगा क्या, इसमें ये बैठ जाएगा, वैसे ही तुकबंदी सेट कर रहा है कि कविता बन सकती है क्या। जोर से गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता भी था। ठीक है, ऐसा तुकबंदी करता, फिर उसको जोर से सुनाता, मास्टर दिखाता भी, कागज पेंसिल भी साथ में रखता था कि छोटी मोटी चीज लिख भी लूँ भाई, जैसे राइमिंग सेट हो गई, एक लाइन सेट हो गई, उसको लिख लूँ। ठीक है, और फिर क्या करता कि उनके अभाव में लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ, अगर पेंसिल नहीं भी होती ना, तो भैंस की पीठ के ऊपर लकड़ी से लिख देता कि ये वाली जैसे ये एक लाइन सेट हो गई तो बाद में देख लूंगा, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता, पत्थर की शिला होती है उसके पर लिख देता। कविता लिखकर उसे कंठस्थ करके मास्टर, फिर पूरी हो गई, चलो ठीक है अब कंप्लीट हो गई, तोड़ तोड़ा उसे फिर जोड़ के फिर कविता एक साथ याद करता और फिर मास्टर जी को सुनाता। बहुत बार सवेरा होने का इंतजार न करके रात में ही मास्टर जी को दिखाने पहुंच जाता, वो रात को ही। ठीक है, प्रशंसा के साथ साथ वे कविता शास्त्र पर व्याख्यान भी देते। कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए मास्टर जी ये भी बताते थे। मास्टर जी आराम से कॉपी चेक करते, मतलब कविता चेक करते
और वो कहते कि थोड़ी लैंग्वेज ये होनी चाहिए, ये होनी, थोड़ी गलतियां सुधारते। संस्कृत भाषा का कविता में प्रयोग कैसे करें, छंद की जाति कैसे पहचानें, अलंकार शास्त्र की जानकारी है, अलंकार कैसे प्रयोग करने हैं, शुद्ध लेखन के नियम क्या क्या होते हैं, इन अनेक विषयों पर लेखक को ज्ञान करवाया। फिर कुछ पुस्तकें देता है कि ये बुक ले ले, इनकी हेल्प से थोड़ा ग्रामर सुधार ले, कविता संग्रह की इनमें से कुछ कलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। विभिन्न विषयों पर कविता सुनाते और प्रेरणा देते। इस प्रकार लेखक मास्टर सौंदलगेकर के नजदीक पहुंच गया और मराठी भाषा, अलंकार, छंद, ये जितने भी है इन सबको वो जान गया। इस प्रकार एक साधारण बालक अपने पढ़ने की लगन के कारण न केवल पाठशाला में जाने लगा, वरन मराठी का एक बहुत अच्छा कवि, भाषा का ज्ञाता, लेखक बन गया। इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लगन से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं कि स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक भेजा गया और एक खुद से आया। अगर स्कूल आता है कोई तो घर वाले कहते हैं जा रहे जल्दी निकल, एक तो भेजते हैं उसका मन नहीं है जा रहा है, एक तो भेजा गया, एक खुद से आए। बिना रुचि के, बिना लगन के आप किसी को कितना ही कुछ मटेरियल दे दो, कितनी सुख सुविधाएं दो, नहीं पढ़ पाएगा। और कुछ ऐसे भी बिना सुख सुविधाओं के पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बिना लगन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अगर लगन है तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इस पार्ट से आपको बहुत तगड़ी मतलब सीख लेनी चाहिए। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहला प्रश्न, जूझ पाठ आनंद यादव, ये राइटर है, यही है वो लड़का आनंद यादव, ठीक है, जिसको दादाजी भैंस चराने भेजते थे, ठीक है। आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश? देखो, मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, मतलब खुद के ऊपर लिखा गया, खुद के द्वारा भोगा गया, आत्मकथात्मक खुद का लिखा गया उपन्यास है, जिसका कुछ अंश वितान पाठ्यपुस्तक में जूझ पाठ के रूप में लिखा गया। तो मैंने ऐसे ही जानकारी के तौर पे कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन कोई आ जाता हो छोटा तो बन जाएगा, बाकी क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर आंसर दो कि मेरे नए पंख निकल आए हैं। तो देखो कि जब लेखक ने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया, जब ये बात उनके शिक्षक जिसका नाम सौंदलगेकर था उनको ज्ञात हुई, तो उन्होंने उसका हौसला बढ़ाने एवं सम्मान दिलवाने हेतु उससे कविता पाठशाला के एक समारोह में भी गवाई, जिससे उनका सम्मान बढ़ा। इस कारण लेखक को लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं, कि यार वाह, मेरी तो कविताओं की प्रशंसा हो रही है, मुझे तो आज यहाँ पर एक इवेंट के अंदर, एक समारोह के अंदर मेरे से कविता गवाई जा रही है, इसका मतलब अब तो मेरे में कुछ बात है, ठीक है, मतलब मेरे कुछ पंख निकल आए हैं। ज़्यादा पंख लगना भी सही नहीं है वैसे, ठीक है। बारिश के टाइम पर चींटियां जब पंख लग जाती है, इसका मतलब उनकी मृत्यु पक्की है, समझ गए ना आप। पंख लगी हुई चींटी जिंदा नहीं रहती है, वो भी मरती है, ये नियम है। बसंत पाटिल, अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा छांट छांट के क्वेश्चन लिए, सीधे सीधे छपेंगे, देख लेना। वसंत पाटिल कौन था, उसकी क्या विशेषता थी, समझ तो गए। अब आपको पाठ की समरी याद है तो क्या ही क्वेश्चन कहीं से भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वसंत पाटिल लेखक की कक्षा में पढ़ता था, वह शरीर से दुबला पतला था किंतु इंटेलिजेंट था, मेधावी छात्र था, होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। शांत स्वभाव के कारण हमेशा पढ़ता रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था, और मॉनिटर बना दिया था तो वह हमेशा अब पहली बेंच पर अध्यापक के पास बैठता था। ये वसंत पाटिल है। लेखक की कक्षा के लड़कों के मन में किसकी दहशत बैठी हुई थी? दहशत किसकी बैठ सकती है बताओ? जैसे कि आप लोगों के भी किसी किसी का मैथ्स का फोबिया है, जबकि मैथ्स बहुत इजी होती है ना, लेकिन मैथ्स का फोबिया गणित का डर है। गणित का नाम लेते ही, और कुछ बच्चे तो इंग्लिश का नाम लेते ही दूर भागते हैं, वैसे ही यहां पर भी सेम होगा। किसकी दहशत है? तो लेखक की कक्षा के लड़कों के मन में मंत्री नामक मास्टर की दहशत बैठी हुई थी, क्योंकि वे कक्षा अध्यापक थे और गणित पढ़ाते थे, ठीक है। वे प्राय छड़ी का उपयोग करते थे, ठीक है, छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते, छड़ी का प्रयोग नहीं करते, हाथ से गर्दन मरोड़ के यूं मारते, पीठ वैसे नीचे झुका के, ठीक है। इस कारण उद्यम करने वाले लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, और सभी लड़के पढ़ाई करके आने लगे कि टीचर मारेंगे नहीं, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आजकल तो आप हाथ लगा के बताओ, ये पहले वाली जो थोड़ी बहुत आदतें ना सही थी वो, ठीक है। झूठ पढ़ने पर काम आदमी जल्दी करता है, ठीक है, ये वाली बात है। अगला है कि जूझ उपन्यास के पठितांश आधार पर
दत्ताजी राव साहब का चरित्र, दत्ताजी राव साहब का चरित्र आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर उनका कैसा था, बहुत ही शानदार। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये लड़का नहीं पढ़ पाता, आज ये इतना अच्छा कवि नहीं बन पाता। तय है, क्योंकि डोकरा किसी की बात मानने वाला नहीं था, दत्ताजी राव ने डोकरे को सेट किया। ठीक है, तो ध्यान रखें कि राव साहब गांव के सम्मानित जमींदार हैं। उनके चरित्र की विशेषता देखो कि राव साहब नेक दिल, उदार और रोबिले जमींदार हैं। लेखक की मां की पीड़ा सुनकर उन्होंने लेखक की पढ़ाई के लिए हाँ कर दी थी, एक बात। दूसरा, वे बात के पक्के हैं, बात के धनी, मतलब बात के पक्के थे। उन्होंने दादा को खरी खोटी सुनाकर लेखक को पाठशाला भेजने के लिए कहा। दादा ने लेखक को पढ़ाने के लिए हाँ कर दी। तीसरा, इसके साथ ही वे सद्व्यवहारी थे, पर दुख कातर और सचित्र इंसान भी थे, किसी दूसरे के दुख के लिए हमेशा आड़े आते थे। तो ये बहुत अच्छा व्यवहार उनका भी अगर क्वेश्चन आ जाता हो तो अपन को जरूर पढ़ के जाना दत्ताजी राव के बारे में। अगला, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या ये शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। बताओ, बहुत गजब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जूझ का कथानायक आनंदा या आनंद एक संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी है। वह अपने पिता के जोर देने के कारण खेती के काम में लगा रहता है। उसका पिता उसकी पढ़ाई छुड़ा देता है। स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद स्कूल में मन लगाने, गणित विषय में पारंगत होने, मराठी भाषा में कविता रचने आदि के लिए भी उसे जूझना पड़ता है, बिल्कुल जूझना पड़ता है। इस प्रकार जूझ का कथानायक अपने जीवन में विपरीत और कठिन परिस्थितियों से निरंतर जूझता रहता है और सफलता प्राप्त करता ही करता है। ठीक है, नायक के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा होने के कारण इसका शीर्षक कथानायक की कथानक की प्रमुख समस्या पर आधारित होने के कारण अत्यंत उचित तथा सटीक बैठता है। जूझ, बिल्कुल इस जूझ का मतलब है जूझना, भयंकर तरीके से तपस्या करना, मेहनत करना, लगन, पूरी जान झोंक देना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुल मिला के क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपके। क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर का नाम जूझ रखना क्या सही है क्या, अकॉर्डिंग टू समरी, बिल्कुल पाठ के सार के अनुसार या पाठ के अनुसार, इस पूरी कविता के अनुसार बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जबरदस्त संघर्ष किया है उस बच्चे ने। ठीक है, बिल्कुल सही है, होने के कारण अत्यंत उचित तथा सटीक है। इससे नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता संघर्षशीलता भी उजागर होती है। बिल्कुल प्रमुख नायक की विशेषता संघर्षशीलता जो बिल्कुल जो है उजागर होती है। ठीक है, कविता के प्रति लगाव बढ़ने के बाद लेखक को अकेलापन क्यों अच्छा लगने लगा? तो कविता के प्रति लगाव ने लेखक, आपको पता है, अभी अपन देखा था। अब पहले तो सोचा कि थोड़ी गपशप कर लूं, टाइम पास कर लूं जब ढेर चलाता था, तो अब मन में आ रही कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, थोड़ा अकेला रहूं तो कविता गाऊंगा पूरा अभिनय कर करके, नाच नाच के। ठीक है, तो कविता के प्रति लगाव ने लेखक के जीवन पर गहरे प्रभाव डाले। इससे पहले वे खेत में पानी देते, ढोर चराते या अन्य कार्य करते हुए अकेलेपन से ऊब जाता था। उसे हर समय कोई ना कोई साथी चाहिए था जिसके साथ वे बातचीत कर सके, लेकिन काव्य से प्रेम हो जाने के पश्चात उसे अकेलापन अच्छा लगता था। अकेले में कोई कविता गुनगुनाई या जोर से गाई जा सकती थी, कोई परेशान नहीं करते, कोई चिढ़ाते भी नहीं कि देख पागल की तरह कर रहा, कोई कहने वाला नहीं था। ठीक है, अभिनय की कर सकता, अभिनय में नाच के, या और यहाँ तक कि नाचा भी जा, अभिनय का मतलब तो प्रॉपर एक्टिंग होती है कि यार ऐसा करना, ऐसा करना ना, ये करो और ये वो करना, और डांस भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार कविता से लगाव से पहले लेखक ने अपने अकेले होने को बुरा माना था, लेकिन उसके बाद उसने अकेलेपन को बहुत पसंद किया। ठीक है, वेरी इजी, मतलब समरी याद है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ। अगला, लेखक आनंद यादव संघर्ष करते जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। आप इससे कहां तक सहमत है? जूझ उपन्यास के आधार पर, जूझ नॉवेल के आधार बताओ। बिल्कुल सही है, हम तो पूरे सहमत हैं कि जूझ उपन्यास या जूझ नॉवेल का अंश होने से ये बात तो स्वतः सिद्ध होती है कि कहानी का नायक एक योद्धा की तरह संघर्ष करके ही अपने जीवन को योग्य बनाता। बिल्कुल योद्धा की तरह, गाय भैंस चराना, पेरेंट्स का इतना प्रेशर, फिर वो दत्ताजी राव के पास जाए नहीं तो फिर वहाँ मुश्किल, हर जगह से मना कर देना, लेकिन दत्ताजी राव का सहयोग से फिर स्कूल जाना, वहाँ पर बच्चों के द्वारा चिढ़ाना, फिर मेस का न आना, फिर वो लड़का पाटिल मिलता है तो उसके बाद में जाके थोड़ा मामला सेट होता है, फिर पढ़ता। ठीक है, उदाहरण के लिए उसके मन में पढ़ाई करने की इच्छा बलवती होती थी, मतलब बहुत तेज होती, वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। वह जानता है कि उसका पिता अपने स्वार्थ के कारण उसको खेती में जोतता है।
वह स्वयं इधर उधर घूमता रहता है, वह संघर्ष करता है, उसकी माँ साथ देती है और वे दत्ताजी राव साहब के पास जाते हैं। वह उसे न पढ़ने के लिए उसके पिता को बुलाकर डांटते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ने दे इसको, ठीक है। इस प्रकार उसके पढ़ाई का मार्ग खुल जाता है और जल्दी वह कक्षा में फर्स्ट आ जाता है, प्रथम बन जाता है, ठीक है। अगला, आनंदा को खेती के कौन कौन से कार्य करने पर ही अध्ययन की अनुमति पिता द्वारा दी गई, या फिर जूझ कहानी के प्रमुख पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वह सफल हुआ। वेरी, आपको पता है कि लेखक के दादा उसे स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे। लेखक और उसकी मां दत्ताराव के पास गए। दत्ताराव के समझाने पर दादा तैयार तो हुए, लेकिन लेखक के दादा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आज तो तू वहां पर जाके अप्रोच लगा ली उस दत्ताजी राव साहब के। मैं भी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो मेरा ऊपर वाला है। लेकिन पाठशाला जाने से पहले दिन निकलते ही खेत पर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, सुबह स्कूल जब भी जाता है उससे पहले खेत पर जाएगा और खेतों में पानी लगाएगा, ठीक है ना। टोटियां वोटियां सेट करके जाएगा, बिल्कुल हमारे। सवेरे स्कूल जाते समय बस्ता लेकर ही खेत पर जाएगा और आते समय छुट्टी होते ही बस्ता घर पर रखकर सीधा खेत पर जाएगा। नो होमवर्क, परेशान ऑटोमेटिक बिल्कुल करूंगा तो अपने आप सेट हो जाएगा। और घंटे भर तक ढोरों को चराएगा। यदि कभी खेत पर ज्यादा काम निकल आए तो उन दिन स्कूल नहीं जाएगा, छुट्टी करेगा। पहले बता रहा हूं, घर पर अगर काम ज्यादा हो गया तो स्कूल की कोई परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, छुट्टी लेनी होगी। इन शर्तों के बाद ही स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। बोल डन कर। उसने कहा यस आई एग्री, इसके लिए भी एग्री हो गया। तो लेखक ने सभी शर्तें मानी और पालन किया। इस प्रकार उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इतनी सब परेशान है, जाए तो पहले ढोर चरा के जा, आते ही बैग रख ढोर चरा, उसके बावजूद पढ़ना। आप समझ सकते हो किस लेवल की पढ़ाई इस बच्चे ने करी है। ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। कथन के अनुसार आनंद यादव को अकेला रहना कब से अच्छा लगने लगा। वैसे तो ये क्वेश्चन ले लिया अपन ने, लेकिन थोड़ा बड़ा दीर्घात्मक प्रश्न आया हुआ था तो मैंने सोचा इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके आपको दूं। तो खेत पर काम करते अथवा ढोर चलाते समय आनंद यादव को अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। किसी साथी की जरूरत हमेशा होती थी। जब से उसने स्कूल जाकर पढ़ाई शुरू की थी तो उसका ध्यान कविता की ओर हो गया था। वह खेत पर पानी लगाते समय एकांत में मास्टर से सुनी कविताओं को सहस्वर गाता था, ठीक है। मास्टर जैसे बैठे बैठे जैसा अभिनय करते थे ना, वैसा ये भी अभिनय एक्टिंग करता था। अब उसे अकेलापन अच्छा लगता था। अकेला रहकर वह ऊंची आवाज में कविता गा सकता था, एक्टिंग यानी अभिनय कर सकता था और गाते गाते नाच भी सकता था। ये सब करने का अवसर उसे अकेला रहने के कारण ही मिलता था। अतः उसे अब अकेलापन बुरा नहीं अच्छा लगता था। वह सोचता था कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी। अगला है कि जूझ कहानी के आधार पर समझाइए कि लेखक आनंद यादव की मराठी भाषा कैसे सुधरने लगी। तो देखो, आनंद यादव के स्कूल में जो टीचर थे सौंदलगेकर, वो अध्यापक थे, तो वे मराठी भाषा पढ़ाते थे, मराठी लैंग्वेज पढ़ाते थे। वे कवि भी थे खुद, उन्हीं की से शिक्षा पाकर आपको पता कविता वगैरह हुई। कक्षा में कविताएं गाकर सुनाते भी थे। आनंद यादव की रुचि उनकी प्रेरणा से कविता की ओर बढ़ी। वे स्वयं कविता लिखता और उनको दिखाता, वे उसमें सुधार करते। धीरे धीरे आनंद की उनके प्रति आत्मीयता बढ़ी। आनंद उनके घर जाने लगा। मास्टर जी उसको कवि की भाषा के बारे में समझाते थे कि देख, कवि ऐसे लिखता है, ऐसे छंद का प्रयोग करना है, ऐसे बीच बीच में अलंकारों का प्रयोग करो, तब जाके लैंग्वेज सुधरेगी। छंद और अलंकारों के बारे में बताते थे। शुद्ध लेखन का ढंग बताते कि नहीं गलत लिख रहा है, ऐसा लिखो, तथा अनेक बातें बताते रहते थे। वे लेखक को पुस्तकें भी दिया तथा कुछ कविताएं संग्रह भी उनको पढ़ने के लिए देते थे। इन बातों तथा सौंदलगेकर से निकटता और अपनापन होने के कारण आनंद यादव का मराठी भाषा का ज्ञान बढ़ता गया तथा जाने अनजाने पर उसकी मराठी भाषा सुधरने लगी और सौंदलगेकर का मराठी भाषा पढ़ाने का ढंग अत्यंत रोचक था, तो वो आराम से समझ में आ जाता, ठीक है, बिल्कुल। वे अत्यंत तन्मयता के साथ मराठी पढ़ाते। उनका व्यवहार भी छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण था। अतः लेखक के जीवन पर उनका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही शानदार कहानी जूझ कविता पर हम देखी। इन सब से उसको जो है मतलब उसकी लैंग्वेज सुधरी मराठी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन अपना कि जूझ आत्मकथात्मक अंश में
युवक आनंद को जुझारू अर्थात संघर्षशील चित्रित किया गया है। नो डाउट, सिद्ध करो। बहुत गजब की बात है, मतलब क्वेश्चन आपने देखे होंगे, क्या लेवल है क्वेश्चन का, आना पड़ेगा। ठीक है, जूझ आत्मकथात्मक अंश में छोटी आयु में बालक आनंद विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता है। उसके मन में संघर्ष करने की इच्छा इतनी बलवती है, इतनी उतावली है, इतना उसका मतलब इच्छा जागृत है कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए असंभव से भी प्रयत्न भी कर डालता है। ठीक है, वह अपने पिता द्वारा पढ़ाई छुड़ाई जाने पर आगे पढ़ाई करने की इच्छा व्यक्त करता है। देखो, दादा ने मना किया तो उसके पिता ने फिर कहा कि तू नहीं पढ़ेगा, तो फिर वो नहीं पढ़ा। ठीक है, लेकिन वापस मन बहुत था इसलिए वापस पढ़ा। वो समझ गए होंगे आप, माँ और वहाँ दत्ताजी राव के घर पे जाते हैं वो सब। और ये देखो कि जब कविता लिखता है तो जब पेंसिल वगैरह नहीं होती तो भैंस की पीठ पे लिख देता है, पत्थरों पर लिख देता है, जहाँ मौका पड़े फिर वो ज्वाइंट करके याद करता है, टीचर को सुनाता है। वह अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव के घर जाता है, अपने मन की बात अपनी माँ से कहलवा कर पाठशाला जाने की बात पर उसने उनसे आज्ञा प्राप्त कर लेता है। पाठशाला में पहुंचने पर उसे घोर निराशा तथा अपमान का सामना करना पड़ता है। जल्दी वे अपने परिश्रम के कारण शिक्षक का चहेता छात्र ही नहीं बल्कि अच्छा कवि बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक वाकई इसमें किस हिसाब से, आप इसमें चाहो तो एक दो लाइन और जोड़ सकते हो, एक दो लाइन और जोड़ सकते हो कि ये हैं जो युवक है आनंद यादव, ये इतना मतलब परिश्रमी और अपने लगन के कारण अपने काम में इतना मतलब जचा हुआ है, अपने काम के प्रति समर्पित हैं कि जब कविता याद करके लिखता है तो जब लिखने के सोर्स नहीं होते हैं, लिखने के स्रोत नहीं होते हैं, तो भैंस की पीठ पे पत्रों या शिलाओं पर पत्रों से लिख लिख के कविताएं याद करता है। फिर इवन जब सवेरा का इंतजार ना करते और रात को भी जो है अपने टीचर को उनमें सुधार करने के लिए चला जाता है। तो ऐसा बड़ा चढ़ा के आप आंसर आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको पाठसार याद हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ हर चैप्टर का पहले पाठसार क्यों रखा, ताकि पाठसार याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, पाठसार में ही तो है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए पाठसार जरूर याद रखें। बाकी ये क्वेश्चन तो खैर इंपॉर्टेंट है ही है, इनको भी आप पढ़ के चले जाना। तो कैसी लग रही है कैप्सूल सीरीज जरूर कमेंट करना, और बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू इस पढ़ाई को जारी रखना, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके।